नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक है। यही क्वेश्चन आपके आए थे। और यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 1961 से 1966 के बीच में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये जो थी, इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1961 से लेकर 1966 के बीच में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। देखिए, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका था स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाना और कृषि व उद्योगों को संतुलित विकास करना था। ठीक है, और इस योजना के जरिए हरित क्रांति की नींव रखी गई थी, जिसमें से कृषि उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ओके, और आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर इसमें जोर दिया गया था, और इसके साथ साथ बाहरी उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया था। इस योजना को जो था भारत चीन, इस योजना के समय ही जो था भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, और इसके साथ साथ भारत पाक युद्ध भी हुआ था, जो कि 1965 में इसका सबसे बड़ा झटका लगा, जिससे कि आर्थिक स्थिति संकट में हो गई थी। ठीक है, और 1965 में जो था भीषण अकाल के कारण भी यहाँ जो था खाद्यान्न संकट बहुत गहरा आया था, और अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? ठीक है, आईटीबीपी के पुलिस निदेशक पूछे गया तो इसमें आपके राहुल रसगोत्रा, जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो राहुल रसगोत्रा जो है वो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इन्होंने जो था दिसंबर 2023 में उन्हें आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, और उनकी जो नियुक्ति है वो 30 दिसंबर 2025 तक की गई थी। ओके, और इसके साथ ही आईटीबीपी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, आईटीबीपी क्या होता है और इसकी स्थापना क्या होती है। ठीक है, इसकी कब हुई थी? देखिए, आईटीबीपी जो स्थापना है वो हमें 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, और इसकी शुरुआत में सिर्फ 4 बटालियन थी। ओके, और आईटीबीपी को शुरू में सीआरपीएफ अधिनियम के तहत बनाया गया था, और आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है वो आपका था शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। ठीक है, आईटीबीपी भारत, नेपाल और चीन की सीमा की निगरानी करता है, जिसकी लंबाई 2115 किलोमीटर है। ठीक है, आईटीबीपी ने अपना पूर्वोत्तर मुख्यालय जो था वो शिलोंग के ईटानगर में स्थानांतरित किया है। ओके, और जो भारत तिब्बत की सीमा के बीच की जो रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और यह रेखा जो है वो 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच सीमा समझौता के तहत जो है की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो कहाँ किया है? मुंबई में। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय आईओसी, ठीक है, आईओसी सत्र की मेजबानी की, और यह जो निर्णय है बीजिंग के में आयोजित 139वें सत्र के दौरान आईओसी सदस्यों द्वारा लिया गया था। आईओसी सत्र अपने 66वें संस्करण के 40 वर्ष बाद पुनः भारत में आयोजित किया गया है, जो कि 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से आपका था कौन सा मौलिक अधिकार थे, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो था संपत्ति का अधिकार होता था, क्योंकि जो था संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के जरिए इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और जो इस समय जो अधिकार है ये हमारा जो है संवैधानिक अधिकार से हटके संवैधानिक अधिकार बन गया है। ओके, मौलिक अधिकार से हटकर से संवैधानिक अधिकार बना दिया है। ठीक है, सूचना का जो अधिकार आपका है वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तौर पर उल्लिखित नहीं है, हालांकि यह जो है पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, और मौलिक जो अधिकार है हमारे सभी भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले बुनियादी अधिकार हैं, और ये अधिकार व्यक्ति की आज़ादी और उसकी आज़ादी की रक्षा करते हैं। और जो शिक्षा का अधिकार हमारा है, बोलने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, सभी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है हमारे। ओके, सभी के लिए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। लोसार त्योहार जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये जब लोसार आपका त्योहार है जब अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सभी अच्छी तरह से ध्यान करने इसके पॉइंटों को देखिए। यह जो त्योहार आपका है अरुणाचल प्रदेश के तवांग और खास तौर पर ईटानगर में खास तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो भरतनाट्यम आपका जो है वो तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, क्योंकि यह जो नृत्य आपका है वो सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य में से एक है, यानी सबसे पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो आपको भरतनाट्यम ही लगाना है। ओके,
और जो भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसे देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है? और इसकी जो उत्पत्ति है तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। भरतनाट्यम की जानकारी के बारे में देखें तो इसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसमें जानकारी मिलती है तथा इसके कई और भी ग्रंथ हैं, ठीक है? प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पतिकारम में भी भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है, ठीक है? जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है। आपकी क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है? और इसकी जो अध्यक्षता कौन है, तो बुलाते तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है? लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाएगी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो हम लोकसभा करते हैं। अगर लोकसभा अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष वो अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है? और जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो मकसद होता है वो होता है दोनों सदनों के बीच में मतभेद को दूर करना, ठीक है? इसके कारण यदि कोई भी मतभेद होता है उप सदन और नीचे सदन वाले, ठीक है, लोअर सदन और अपर सदन में, तो क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत के पड़ोसी देश में सबसे युवा आबादी किस देश की है, ठीक है? तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे युवा आबादी की बात करें तो बांग्लादेश में सबसे अधिक युवा आबादी है। और यदि हम दुनिया की बात करें तो यह दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है? दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है वो हमारा नाइजीरिया है। दूसरे नंबर पे हमारा फिलीपींस आता है और तीसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश, सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश, ठीक है? भारत की जो करीबन आबादी 40% हिस्सा जो है तो 13 से लेकर 35 साल के लोगों का ही है, ठीक है? और भारत की आबादी बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है इस समय। और इसके साथ साथ 2024 में बुजुर्गों की जो संख्या है वो 15 करोड़ हो गई है, जो कि 2011 में 10.4 करोड़ थी। और साल 2024 में देश की आबादी की ग्रोथ रेट 1.1% पहुंच गई, जो कि 1951 के बाद सबसे धीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाकृष्ण बुआ इचलकर रंजकर किस घराने से संबंधित है, ठीक है? तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। देखिए, इनका जो यदि हम देखें तो इनका जन्म 1949 में हुआ था और मृत्यु 1849 में, मृत्यु 1926 में हो गई थी। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के एक प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने ग्वालियर घराने से शिक्षा ली और इसकी गायन शैली को महाराष्ट्र से लेकर आए थे, ठीक है? और इसके साथ साथ वो जो महाराष्ट्र में ख्याल संगीत के संस्थापक भी रहे हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिग्मा उत्सव भारत के किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? तो सिग्मा जो उत्सव है भारत के गोवा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। और यह जो त्यौहार है आपका बसंत ऋतु का त्यौहार है। इसे सिग्मा या सिग्मम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और ये त्यौहार सर्दियों के अंत तथा बसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है, ठीक है? और यह जो त्यौहार आपका है वो होली से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार में गोवा की हिंदू परंपरा तथा पौराणिक कथाओं को दिखाया जाता है इस त्यौहार के अंतर्गत, ठीक है? और इसके साथ साथ ही इस त्यौहार में पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए थे, ठीक है? और 5वीं पंचवर्षीय योजना का यदि काल की बात करें तो 1974 से लेकर 1979 तक का इसका कार्यकाल था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है? इसके दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। ओके, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम का जो नारा था वो था गरीबी हटाओ और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पंजाब ने कितने पदक जीते थे? इस तरह से क्वेश्चन था, कुछ चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पंजाब ने कुल 33 पदक जीते थे, ठीक है? 2022 का यदि आपने पूछा है तो 33 पदक जीते हैं। और यदि 2023 पूछे तो ठीक है, 2023 में जो पदक जीते थे वो 69 जीते थे, यानी कि 69 पदक जीते थे, ठीक है? इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से देख लेना। देखिए, यदि 2023 पूछा गया हो तो आपको 69 लगाना था, ठीक है? और 2024 यदि पूछे तो 2024 में पदक जीतने की जो संख्या थी वो थी 11 पदक, ठीक है? 2022 में यदि पूछे तो कितने 33 पदक जीते और 2023 में 69 और 2024 में जीते हैं ये खेलो इंडिया गेम में पंजाब ने 11 पदक, ओके? अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 2022 में 33 पदक जीते थे, जिनमें जो थे 11 स्वर्ण पदक थे, 7 रजत थे और 15 कांस्य पदक शामिल थे। और इस प्रदर्शन के साथ पंजाब पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा, ओके, 2022 में।
और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का जो आयोजन था वो 31 जनवरी से लेकर 11 जनवरी फरवरी तक हुआ था और 2023 के मध्य प्रदेश में विभिन्न शहरों में से आयोजित किया गया था। ठीक है, इस संस्करण में महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदकों सहित कुल 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा और जबकि हरियाणा जो था 41 पदक जीतकर सहित कुल 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे था। इसमें 41 स्वर्ण के थे और कुल पदों की संख्या थी हरियाणा के 128 पदक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन कहाँ की उपराज्यपाल थी? 2023 के समय में 2023 के समय पौंडीचेरी की जो है उपराज्यपाल थी। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो थी डॉक्टर तमिलसाई ने सितंबर 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था और फरवरी 2021 में उन्हें पौंडीचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है और उन्हें 2024 में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और पौंडीचेरी के जो उपराज्यपाल हैं इस समय वर्तमान वो आपके हैं श्री के कैलाश नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, जो तक्षशिला आपकी है वो गांधार जनपद की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की? गांधार जनपद की राजधानी। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए तक्षशिला के बारे में, देखिए तक्षशिला जो है प्राचीन बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक, और यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यहाँ है प्रसिद्ध चित्र विद्यालय है था और यह जो है चाणक्य और कौटिल्य पाणिनि तथा चरक जैसे विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, और यह जो है तक्षशिला जो है एक व्यापार तथा संस्कृति के आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य पूछे गए सारे आपके हैं। इंपॉर्टेंट ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। देखिए नाटी, कयांग, लुड्डी हो गया, पंगवाली हो गया, झमाकड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, सिंधी छम हो गया, मुखौटा हो गया, छरही, धामन, छपेली और महासूत्र ढाका। जितने भी आपके नृत्य हैं सभी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, सभी को अच्छी तरह से देख लेना जो भी आपके ऑप्शन में अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं सभी जो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आते हैं। इनको एक एक से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद हमारा जो 52 है और ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 आपका कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और अनुच्छेद 54 आपका कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 55 आपका कहता है कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है जिसमें 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 57 में क्या क्या है? पुनर्निर्वाचन के बारे में, पात्रता के बारे में वर्णन है इसमें। ठीक है, और अनुच्छेद 68 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 69 में क्या कहा है? 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है और इसके साथ साथ अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर नया चुनाव और कार्यकाल का भी वर्णन किया गया है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर की अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या था? ठीक है, तो अम्लित महासागर में जो अम्लता बनती है उसका प्राथमिक कारण क्या है? उसका जो प्राथमिक कारण है वो आपका है वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है बारिश के द्वारा समुद्र में घुल जाती है जिसमें अम्लता बढ़ जाती है। ओके, और इससे पानी का पीएच कम हो जाता है जिससे कि समुद्र अधिक अम्लीय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में भारत का विभाजन कितने भागों में हुआ था? ठीक, तो 1947 में भारत का जो विभाजन है वो 2 भागों में हुआ था। एक था पाकिस्तान, दूसरा था भारत। ठीक है, और इनके बारे में देख लेते हैं विस्तार से। देखिए ये जो विभाजन हमारा हुआ था वो 2 जून 1947 को भारत के आखिरी जो वायसराय थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इस योजना को पारित किया था। ठीक है, और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो थी ब्रिटिश वकील सर रियल रैडक्लिफ को मिली थी। ठीक है, विभाजन की जो जिम्मेदारी थी वो रिसिल जो थे सिरिल रैडक्लिफ को मिली थी। ठीक है, और उन्होंने भारत में नक्शे पर एक रेखा खींची और जिस जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित इन्होंने कर दिया था। ठीक है, और जो रेखा इसमें भी खींची गई इन्हीं के नाम पर उस रेखा का नाम रखा गया रेडक्लिफ रेखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो आपको किन्नौर महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, जो किन्नौर महोत्सव आपका है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और एक किन्नौर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, और इसमें जो है किन्नौर नौटी
और शैलतरण तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य भी हैं। ओके, किन्नर नौटी और शैलतरण। इसी के साथ सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और यदि आप हमारे वीडियो चाहते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।